बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज आराई जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। 13 दिसंबर का लाहौर में मीनार पाकिस्तान का जलसा जो इंदिया है इस बात का कि वफाकी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत को ये टफ टाइम दे पाएंगे? मरियम नवाज ने यह कहा कि 8 दिसंबर का जो इजलास है वो आर या पार वाली कैफियत रखता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनका जो रवैया है, उनका जो लहजा है वो काफी गुस्से वाला दिखाई देता है। इसी दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफा पेश कर दिया है कि मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यह फैसला कर चुकी है कि आखिरी पत्ता शो कर दिया जाए? क्या दीगर जमातें इस पर मुत्तफिक होंगी? और जो रहनुमा है उनका ताल्लुक है NA90 सरगोदा से, हामिद हमीद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद साहब, कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए आप। सबसे पहले आपने इस्तीफा पेश कर दिया है, किस सोच की बिना पे अभी किसी मरकजी क़यादत ने इस्तीफा नहीं पेश किया और आपने इस्तीफा पेश कर दिया? देखिए, कल आपने सोशल मीडिया कन्वेंशन मरियम नवाज साहिबा का वो देखा होगा, जिसमें मेरी क़यादत की ये विश भी है और उसके ऊपर वो मशावरत भी हम कर रहे हैं कि हमें इस्तीफे देने चाहिए और PDM के प्लेटफॉर्म से ये इस्तीफे होने चाहिए। तो उसमें मैंने अपनी क़यादत को ये अपना इस्तीफ़ा अरसाल किया है ताकि उन्हें फैसले करने में आसानी हो कि हमारा पूरा मैंडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को है कि वो फुली तौर पे अपने पूरी हिम्मत और हौसले के साथ इस हुकूमत को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें और हम उनका पार्ट एंड पार्सल हैं। इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा भाई साहब आपने कहा है कि आपने इस्तीफा पेश कर दिया। आप समझते हैं आपने इस्तीफे में लिखा है जो सारी तहरीर है कि इस हुकूमत का यहाँ पर रहना नागजीर है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फिर ये इस्तीफ़ा आपने स्पीकर के नाम लिखा, तो स्पीकर को पेश करते नई रवायत बनती। आपने राना सनाउल्लाह साहब को इस्तीफ़ा दे दिया है। राना सनाउल्लाह ने मंजूर तो नहीं करना, आप स्पीकर क्यों नहीं दे रहे इस्तीफ़ा? जी गुजारिश ये है कि मेरी जमात ने मुझे टिकट दिया है, फिर मैं MNA बनाऊं। अल्लाह ताला की कुदरत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का टिकट और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का टिकट है। ये सीट मियां नवाज शरीफ की अमानत है और मैंने इस्तीफ़ा भी पार्टी की उस गाइडलाइन पे उन्हें जमा करवाया है। और इसमें सिर्फ मेरा नहीं, अभी आप देखेंगे कि बाकी सारी क़यादत के इस्तीफे वहां पे आएंगे। इस इस्तीफे में जो पूरी तहरीर है, इस इस्तीफे में जो तहरीर है, उस पूरी तहरीर के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया किसी जगह नहीं लिखा हुआ। आप इस्तीफा पढ़ लें। जी, वोट को इज्जत दे के बयानिए पे हम कायम हैं और उसी बयानिए के तसलसल पे ये इस्तीफा मैंने दिया है। आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक सवाल फिर यासर साहब आ जाएंगे। आपने क्या वोट को इज्जत दो, इस पर आपने इस्तीफा दिया है। वोट देती है अवाम, वोट देता आपके हल्के के लोग। आपको कितना वोट पड़ा था? 1 लाख से ऊपर पड़ा था ना? आपको कितने वोट पड़े थे? जी, मुझे 1 लाख से ऊपर पड़ा। अब 1 लाख से ऊपर जब वोट पड़े हैं, आप वोट को इज्जत आपने देनी है। आपको जो 1 लाख से ऊपर वोट बने हैं, आप उनको इज्जत नहीं दे रहे, आप इज्जत दे रहे हैं अपनी क़यादत को। तो इसको हम किस तरह क्लियर करेंगे? जी नहीं, मैं उस इस्तीफे में मैंने बड़ी डिटेल के साथ लिखा है। 2.5 साल से लोगों का इत्तेसाल हो रहा है। महंगाई में मेरे हल्के नहीं, मेरे पाकिस्तान की आवाम पिस गई है और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी अपनी आवाज उठाई है। आप देखें कि ये असेंबली में जितने भी बजट इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट ने पेश किए हैं, इसमें बदकिस्मती के साथ इमरान खान का ताल्लुक सरगोदा डिवीजन के साथ है। मुझे एक भी PSDP प्रोग्राम में कोई आप स्कीम बता दें कि इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने अपने डिवीजन के लिए कोई स्कीम का इजरा किया हो। कि देखें, लोग इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ हमें वोट देते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे और मसाइल की निशानदही करना हम पार्लियामेंटेरियन का काम है। तो मैंने हर मर्तबा जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस ना सिर्फ इसकी आवाज उठाई बल्कि बांगे दोहल कहा है कि हमें
इस प्राइम मिनिस्टर ने पूरे डिवीजन में कोई डेवलपमेंट की स्कीम हामिद नहीं साहब, दी। आपने लोग ये कहा परेशान कि हैं, मियां पीने नवाज के शरीफ पानी साहब से। आपके कायद हैं, आपका जीना मरना पार्टी के साथ है, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। तो आपकी पार्टी के ही सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी तो राय ये है कि इस्तीफों की बजाय मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखना चाहिए। जी देखें, उसमें जमहूरी सिस्टम में हर एक की राय मुकद्दम होती है, फैसला मियां नवाज शरीफ का है। मियां अच्छा, मोहम्मद मियां शहबाज शरीफ साहब का भी जो इस फैसला है वो फैसले पे मुकद्दम नहीं है। मुत्तफिक नहीं, मियां नवाज शरीफ का जो फैसला है वही मियां शहबाज शरीफ का फैसला है। और उसी फैसले के तसलसल में, उसी फैसले की पासदारी में आज मियां शहबाज शरीफ साहब जेल में है। अगर वो मियां नवाज शरीफ का फैसला ना मानते तो आज बाहर होते। 22 सालों में सरगोदा डिवीजन के या सरगोदा के कोई काम नहीं हुए। आपने मुतद्दद बार इसकी आवाज़ भी उठाई, आपने कहा कि लोग जो हैं वो बेचारे चक्की में पिस रहे हैं। ये एक वाज़े कर दी, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप बड़े सीनियर आदमी हैं। आपने अवामी मसाइल की वजह से, हल ना होने की वजह से इस्तीफ़ा दिया है, या मियां नवाज शरीफ के नारे की वजह से, या जो उन्होंने कहा कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे उस वजह से, अवामी काम ना होने की वजह से, या पार्टी डिसीजन की वजह से? देखिए, जो मेरी हल्के की नहीं, मैंने पहले भी गुजारिश की कि पाकिस्तान की आवाम भाई पिस चुकी है महंगाई में। आप इस्तीफे तो थोड़ी छोटी बात है, मैं समझता हूं कि अगर मजीद इनको टाइम दिया गया है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि ये कहीं मुल्क का नुकसान ना कर दें। आप देखेंगे कश्मीर के ऊपर जिस तरह पसपसाई हुई है, और चले यही बता दें कि आपने कहा कि इनको मजीद टाइम दे दिया गया तो मुल्क के लिए खराब होगा। मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि इस्तीफा फिर असम्बली में जाएगा तो फौरी मंजूर हो जाएगा, क़यादत के पास जाएगा, क़यादत अगर 15 दिन और लगा देती है या महीना और लगा देती है, तो फिर क्या आप 1 महीना या 15 दिन मजीद तबाही के देना चाहते हैं? जी देखें, ये फैसला तो अब मेरी क़यादत करेगी कि वो कल जमा करवाते हैं, 10 दिन बाद जमा कराते हैं, 1 माह के बाद जमा कराते हैं। हम हर उस फैसले की तायीद में। तो हामिद साहब, क़यादत तो फिर 2.5 साल भी खामोश रही है, अब जाके इस्तीफों के ऑप्शन पे बात होने लगी है। हामिद साहब, ये कह दें कि आपकी नजर में आपकी जमात के क्या तमाम अराकीन इस्तीफे देने पर मुत्तफिक हो जाएंगे? बेशक, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा MNA नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो, और बेशुमार MNAs की तो मुझे मुबारकबाद के टेलीफोन आए हैं कि आप बारिश का पहला कतरा बने हो, क्योंकि उनके हल्कों में भी यही पोजीशन है कि पब्लिक इंसिस्ट कर रही है। टेलीफोन में मुबारकबाद के साथ साथ ये पैगाम क्यों नहीं आया कि आपकी तरह हमने भी इस्तीफा दे दिया? मरियम नवाज साहिबा ने ये क्यों कहा कि जो इस्तीफा नहीं देगा उसके घर का घेराव करेंगे? यानी कहीं ना कहीं खदशा मौजूद है। जी देखें, कुछ ऐसे लोटे हर जमात में मौजूद हैं। आपने देखा होगा कुछ 5-6 के करीब पंजाब असम्बली के लोटे जिन्होंने पार्टी क़यादत की वायलेशन की और उनका घेराव भी किया वर्कर्स ने। तो इस तरह के लोग तो मौजूद हैं कि जो प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने न किसी प्रेशर को माना, बल्कि अवामी राय के मुताबिक अपनी क़यादत को, अपनी तजवीज़ और अपनी, मैं समझता हूं, आप कह रहे हैं आपके हल्के, ये आपके हल्के के लोगों का मुतालबा है कि आप इस असेंबली से बाहर आ जाएं, ऐसा ही है ना जी? जी, इस डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे हल्के की आवाम का मुतालबा है कि मजीद इसको वक्त नहीं देना चाहिए। मैं इसी पे मैं आप ही के सवाल का जवाब चाहता हूं। जब इसको मजीद वक्त नहीं देना चाहिए तो ये इस्तीफा जो है, ये इस्तीफा असम्बली में क्यों नहीं आप पेश करते? नंबर 1, फिर क़यादत नहीं होता। इस्तीफा आपने स्पीकर के नाम लिखा है, राना सनाउल्लाह के नाम नहीं लिखा। जिसके नाम इस्तीफा लिखा है छुट्टी भी उससे लेते हैं ना, उसको कब पेश करेंगे? और अगर ये आप 1 दिन नहीं इसे मजीद हुकूमत को देना चाहते, 2.5 साल तो आपने दे दिए, अब मजीद अगर आगे जाके यही मामला चलते हैं तो फिर सारी खराबी की जिम्मेदारी आपकी क़यादत यहाँ आप उठाएंगे? जी देखिए, आपने अपने हिस्से का काम करना है। जो मेरा हिस्सा है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डाल रहा हूँ। मेरे बस में, मेरे इख्तियार में वो असेंबली को घर भेजना नहीं है, ना मैं प्राइम मिनिस्टर के किसी कोलो फेल का जिम्मेदार हूँ।
जहां तक मैंने गुजारिश की कि स्पीकर के नाम पे अगर इस्तीफा नहीं होगा तो उस इस्तीफे की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप अपनी क़यादत को इस्तीफा ड्रेस नहीं कर सकते, आप स्पीकर के नाम पे ही देंगे। चूंकि मेरी क़यादत ने मुझे टिकट दिया था तो मैं समझता हूं कि आपका रूल ये है, असेंबली रूल ये है, असेंबली रूल ये है कि जब आप इस्तीफा पेश करते हैं तो वो स्पीकर का नाम लेकर स्पीकर को पेश करते हैं, फिर बिल मुशाफा वहां जाकर कहते हैं कि वाकई मैंने ये इस्तीफा मैंने पेश किया है। तो जब आपने ये इस्तीफा पेश ही करना है, एक कॉपी अपनी क़यादत को दे दें, एक कॉपी आप स्पीकर को भेज दें। जी गुजारिश ये है, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं और मैंने पार्टी डिसिप्लिन से वायलेशन तो नहीं करनी। आपका ये मौकफ तो हो सकता है मगर मेरा ये मौकफ नहीं है। मेरा मौकफ ये है कि मैं पार्टी क़यादत को अपने हल्के की और अपनी दिल की आवाज वो मैंने बताई है। हामिद साहब, और आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में आपकी सियासी जद्दोजहद भी है, काफी अरसा सियासत भी आप कर चुके हैं, तो एक बतौर सियासी रहनुमा या सियासी कारकुन क्या आप ये समझते हैं कि पीडीएम प्लेटफॉर्म में मौजूद तमाम जमातें इस्तीफों के ऑप्शन पर मान जाएंगी? मेरा ख्याल है कि अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए और इस मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन देखना यह है कि इस ऑप्शन को अवील कौन कौन करता है। बहुत शुक्रिया हामिद हमीद साहब इस हवाले से अपना वक्त दे। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने इस्तीफों के हवाले से बात की कि जो इस्तीफे नहीं देगा उस रहनुमा के घर का घेराव करेंगे, यानी खदशा कहीं पर मौजूद जरूर है। इस्तीफों के मामले पर भी डेडलॉक कहीं पर दिखाई देता है। एक जानिब वर्कर्स कन्वेंशन में यह मौकिफ अपनाया जा रहा है कि रिक्वेस्ट है आप इसके साथ साथ इस्तीफे दे दें, लेकिन दूसरी जानिब बहुत से हलकों में यह भी बात चल रही है कि घेराव करने की बातें भी हो रही हैं। राना साहब, क्या वाकई घेराव करने की बात की गई है कि घेराव किया जाएगा? तो अगर घेराव करने की बात की गई है तो खदशा भी मौजूद होगा कि कौन कौन इस अमल में शामिल नहीं होगा? देखें यासर, मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। मरियम नवाज साहबा को एक रिपोर्ट जाती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कि उनकी अक्सरियत MNA MP ऐसे हैं जो किसी सूरत में इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके बाद बाकायदा वहाँ की मकामी क़यादत को, अपनी तंजीम के लोगों को, इनका सोशल मीडिया, इनको कहा जाता है कि आप लोग जो है ज़हनी तौर पर बाकायदा तैयार रखें और तैयार रहने के बाद आप जिन जिन MNA जो है वो अगर नहीं इस्तीफे देते तो उनके घरों का घेराव किया जाए। ये एक प्लानिंग। अच्छा, इनको रिपोर्ट मिल चुकी थी कि इस्तीफे नहीं आने। फिर उसके बाद इनको इनके एक बड़े करीबी उस्ताद मोहतरम ने कहा आप इस तरह करें कि इज्जत बचाने के लिए बेहतर है कि इन्हें कहें कि पार्टी के पास इस्तीफे जमा करा दें, और पार्टी के पास जब इस्तीफे जमा हो जाएंगे तो वो पार्टी के पास रहेंगे। अंदर आगे जब पेश करने की बारी आएगी तो फिर उस हालात के मुताबिक देखेंगे। अब प्लानिंग ये है कि पार्टी के पास इस्तीफे आ जाए, कुछ लोगों के इस्तीफे आ जाए, लेकिन तादाद ये बताई जाए कि जनाब सब के आ गए। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूं जो इनके पास रिपोर्ट गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 80% अरकान असम्बली इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। 80% मुस्लिम लीग नून के, और जिनमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शामिल हैं, जिनमें लाहौर से तलक रखने वाले 2 वफाकी वजीर भी शामिल हैं, जिनमें शेखुपुरा से तलक रखने वाले एक तगड़े MNA जो इस वक्त असम्बली में बड़ी अच्छी पोजीशन पर है, जो जिसे हम कहते थे ना कि 5 प्यारे, वो भी शामिल है। मैं ये याद समझा। उसके बाद ये होता है कि जब मरियम को ये रिपोर्ट मिलती है तो मरियम साहब अपने वाले साहब से भी डिस्कस करती हैं। सब तरह डिस्कस करने के बाद फिर फैसला होता है कि अवामी प्रेशर बनाया जाए और अवामी प्रेशर बनाकर मजबूर किया जाए। उन्हें पता चलता है कि अवामी प्रेशर से भी जब मजबूरी नहीं होगी तो फिर उन्हें यह कहा जाए कि एक छोटे छोटे इस्तीफे ले लिए जाए, लेकर रख लिया जाए। रखने के बाद जो है वो आगे हम कहें कि आज स्पीकर, देखिए स्पीकर को इस्तीफा जाएगा, बिल मुशाफा जाके इस्तीफा देने वाला वहां पहुंचेगा, जाकर बात करेगा, कहेगा मैंने इस्तीफा दिया, तो फिर इस्तीफा क्या सर कबूल होता है। ये भी मंजूर होना भी स्पीकर की जवाबदीद पे है। मैं ये भी आपको लिए बता दूं। तो उसके बाद जाके होता होना क्या है, स्पीकर कोई इस्तीफे नहीं आ रहे, चंद इस्तीफे आएंगे, जब इस्तीफे असल देने की बारी आएगी उससे ये लोग भाग जाएंगे। राना साहब, चौहान साहब ने एक बात ये की है कि दादी को दफनाने के बाद मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब के दरमियान कोई तल्ख कलामी भी हुई है प्लानिंग को लेकर? जी बिल्कुल, ये उनके दरमियान भी हुई है, और चूँकि अब फयाजुल हसन चौहान ने वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं, लेकिन हमारा तो ये कहना है, ज़राए का कहना है कि सिर्फ हमजा के साथ नहीं, ये तल्ख कलामी जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी हुई है। और मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है उन्हें कि अब इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क क्या करना है,
ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जिस पर मरियम ने कहा है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है और पार्टी मेरे पीछे है, जिस पर वहाँ एक और बड़ी अहम शख्सियत बैठी थी ख़ानदान की, तो उसने ये कहा कि जी पंजाबी में वहाँ पे ये कहा कि जरा बच्चे आए ना उन्होंने भी ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बड़ी है। और दूसरा यासर, आज आपने देखा क्या हुआ है? आपने देखा है कि अवामी लीडर ने क्या किया लाहौर में? अगर बेहतर समझे तो ज़रा फुटेज चला दें कि आज मरियम साहिबा के इस्तकबाल के लिए आए हुए नून लीगी कारकुन के साथ क्या हुआ है। ये आप ज़रा देखें। ये कोई तरीके बंदे को नहीं मार रहे, ये नून लीग का कारकुन है। ये देख रहे हैं ये किस तरह मारा पीटा जा रहा है। यानी एक तरफ आप अवामी हमायत का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ आप उनके साथ इंसानों जैसा नहीं जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। कोरोना से इन्होंने मरना है, कोरोना से इन्होंने बीमार होना है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए। और एक कारकुन जो अपनी लीडर की हिफाजत के लिए बाजू फैला रहा है कि उसको कुछ ना हो, और उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। क्या जमहूरी रवैये ये होते हैं कि एक तरफ आप धमकियां देती हैं, जिसने ना दिया तो उसके घर का गिराव भी तैयार हो जाए, दूसरी तरफ आप क्या कर रही हैं कि अपने ही कारकुन को मार रही हैं। अब ये जिस कारकुन को मार पड़ी है उस बेचारे का कसूर क्या है? जिस स्क्रीन पे आप देखें, क्या उसका कोई कसूर है? उसका कसूर यह है कि वो अपनी क़यादत को बढ़ा के आगे जाए। ये है ये, और ये रवैये हैं इनके जमहूरी। अब जिस कारकुन को मार पड़े, बाकी कारकुन किधर जाएंगे? कुछ बेचारे कोरोना के मरीज हो जाएंगे, कुछ इनके रवैयों से हो जाएंगे। या सर यही अलहमरा भी हुआ था, याद आपको? एक कारकुन नवाज शरीफ साहब का हाथ चूमने गया था, तो उसने हाथ तो नहीं चूमने दिया, लेकिन उसको जितनी मार पड़ी थी वही आज हुआ है। तो ये है हमारी जमहूरियत, और इस जमहूरियत में ये है जमहूरी लोग। क्या मरियम ने रोका? एक दफा भी कहा मोहतरमा ने कि इसको छोड़ दो, ये मेरा कारकुन है? नहीं कहा ना। तो सियासी तर्ज अमल से क्या अवामी रद्द अमल देखने में आएगा? क्या अवामी प्रेशर बन पाएगा? क्या पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इनके ऑप्शन पर मुत्तफिक हो पाएंगी? ये कुछ अरसे बाद ही वाजे हो जाएगा। लाहौर का जो जलसा है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। लाहौर के जलसे के बाद सूरत हाल मजीद वाजे होगी। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे भारतीय हुकूमत की, जिसकी नस्ल परस्ताना और किसान दुश्मन पॉलिसीज पर इस वक्त पूरे भारत में किसान सरापा एहतजाज हैं। भारत के अंदर किसानों का एहतजाज 12वें रोज में दाखिल हो चुका है। दिल्ली का घेराव किया हुआ है, और इन्हीं किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए भारतीय हाई कमीशन बरतानिया के बाहर भी किसान दोस्त लोगों ने एहतजाज किया, जिसमें सिख बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। भारत के अंदर नस्ल परस्ताना इकदामात मोदी हुकूमत के आने से ही शुरू हो चुके थे, जिसमें शहरियत तरमीमी एक्ट लगा लिया जाए, मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा लगा लिया जाए, और फिर अब किसान दुश्मन पॉलिसीज लगा ली जाएं। आलमी सतह पर भारत का तशख्खुस किस हद तक मजरूह हो रहा है, और आलमी अवाम भारत के बारे में क्या राय रखती है, और भारत का मुस्तकबिल क्या होगा, इसी बारे में बात करने के लिए नायब सदर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा कमेटी रविंदर सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और मेंबर आलमी स्टीयरिंग कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर इक़्तिदार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। रविंदर सिंह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। क्या समझते हैं कि मोदी हुकूमत के आने से भारत में बदलाव क्या आया, शख्सी तौर पर, नस्ली तौर पर और मजहबी तौर? जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हुए हैं, उसका एक आरएसएस वाला सोच जो है, ख़ास तौर पे इंडिया में रहने वाले पाकिस्तान जो मुसलमान भाई है, सिख भाईचारा है, सब के लिए वो एक जहर कातिल है। वो एक छोटे सोच वाला बंदा है। उसने जो है उसके जो ख़िलाफ़ जहन है वो एक बहुत छोटा है, और सिखों के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा करता है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी वो हर टाइम जो है इस तरह के काम करते हैं। आप सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान ने जितना बड़ा काम किया करतारपुर कॉरिडोर को देखे, वहाँ पे भी हम बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, मज़हब को जो है सियासत से दूर रखिए आप। लेकिन उसको ये ज़हन में नहीं आ रहा। वहाँ पे पिछले 4 महीने में हमारे पास एक भी बंदा उसने नहीं भेजा। वो ऐसा बंदा है, उसका ज़हन जो है अभी भी वो चाय पे अटका हुआ है। जो छोटे कप जितना उसका ज़हन है, वो सिखों के साथ भी ज़्यादती कर रहा है, मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती कर रहा है। पिछले 12 दिनों
से जो माइनस डिग्री में हमारे सिख भाई बैठे हैं, पंजाबी बैठे, हरियाणा से लोग आए हैं, वो वहाँ पे उनके साथ जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, बहुत सारे जुल्म कर रहे हैं। वो उसका वही ज़हन है, वो उनको जो है गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। के बारे में भारतीय किसान क्या राय रखते हैं? राणा साहब, इन मनाजिर पे थोड़ा सा तबसरा और फिर चीमा साहब से आप जो सवाल करना चाहते हैं कीजिएगा। क्या समझते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर किसानों के जो हुकूक की जंग है कितना कामयाब होंगे? ये इतनी कामयाब हो चुकी है, आप ये देखें कि इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लाखों की तादाद में सिख बरादरी इकट्ठी हो चुकी है, लाखों की तादाद में, और उनके साथ मुसलमान किसान भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पर हर वो शख्स जो समझता है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है वो वहाँ मौजूद है। इनके साथ नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहा है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम इक़्तिदार चीमा साहब से पूछना। इक़्तिदार चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर जुल्मों सितम की इंतहा हो गई, ना सिख महफूज है, ना मुसलमान महफूज है, ना क्रिश्चियन महफूज है, कोई वहाँ पे महफूज नहीं है। तो ये इंटरनेशनल सतह पर फिर भी इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठती? जनाब बहुत शुक्रिया। शायद आप मुझे ये भी खुशी है कि पाकिस्तानी मीडिया को थोड़ी सी तवज्जो जो है इस तरफ भी आपने मबज़ूल करवाई है। आवाज़ तो बहुत दफ़ा उठती है, शायद आप लोग उसको उस तरह से कवर नहीं करते। इंटरनेशनल आपको पता है कि जैसे आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने बहुत स्ट्रांगली अभी परसों इस पे स्टेटमेंट दी है कि राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हर शख्स का हक है और इसको इंडिया इंडोर्स करे। इसी तरह जब कोरोना का मसला खड़ा हुआ और उसमें इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा मुसलमानों को भारत के, तो उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत स्ट्रांग आवाज़ उठी थी कि इस इस्लामोफोबिया को बंद होना चाहिए। इसी तरह कश्मीर के मसले पे भी आवाज़ उठती आई है। और जहाँ तक बात है बैनुल-अक़वामी आवाज़ की, तो 2015 में जब मोदी का पहला दौर था, तो उस ज़माने में यूनाइटेड स्टेट्स जो कांग्रेस है, जो उसका पार्लियामेंट है, वहाँ एक स्पेशल हेयरिंग हुई थी इन इश्यूज पे, जिसपे मैंने एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे टेस्टिफाई किया था। और 2017 में स्टेट डिपार्टमेंट ने मेरी एक खसूसी रिपोर्ट भी इस पे छापी थी कि भारत में अक़लियतों को किन मसाइल का सामना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितनी डेवलपमेंट्स हैं, और इसके बाद बहुत सारी यूएस कांग्रेस और सेनेट में हेयरिंग हुई है भारत पे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है पाकिस्तान का और बहुत सारे जो नाम नेहाद तज्जियाकार हैं, वो इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को ना तो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाते हैं और ना ही उस पर कोई नजर रखते हैं। बहरहाल इंटरनेशनली ये आवाज़ें बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। अभी रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी किसानों की आवाज़ को जो है वो और स्ट्रांग किया और उनकी हिमायत की है। तो इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत करीबी तरीके से देखता है। फिर आप एक बात दूसरी, ये सिर्फ अक़लियतों का मसला नहीं है। जब से मोदी की हुकूमत आई है, इसने भारत में ऐसे आईनी और कानूनी और ऐसे काले कवानीन मुतारिफ करवाए हैं जिससे भारत का नक्शा ही बदल गया है। जैसे हाल ही में उन्होंने सीए आपको पता है लागू किया, फिर एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लागू कर रहे हैं, मुसलमानों को उस मुल्क का शहरी नहीं रहने देने की कोशिशें हो रही हैं। और फिर रिसेंटली जो है वहाँ एनजीओज पर काले कवानीन लागू किए गए हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भारत छोड़ना पड़ा है। तो ये सारे इकदाम नरेंद्र मोदी करके ये समझते थे कि वो पूरे भारत के लोगों को इंसानी हकूक के अलमबरदारों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये किसानों की जद्दोजहद जो शुरू हुई है, इससे एक बहुत अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है। पहले तो एक मुकम्मल खामोशी थी और लोग ये समझते थे कि आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ भारतीय किसान उठे, और उसमें सिर्फ सिख नहीं है, बहुत सारे हिंदू जो है वो हरियाणा के हिंदू, यूपी के मुसलमान, पंजाब के सिख इकट्ठे होकर बीजेपी की हुकूमत का और उनके इन तमाम जालमाना इक़दाम का मुकाबला कर रहे हैं। चीमा साहब, आप यूएन के अंदर स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, आपको भी पता है ह्यूमन राइट्स वॉच की तंजीमें हो गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया या दीगर तंजीमें जिनकी सालाना की बुनियाद पे बेशुमार रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट मुस्तनद भी होती हैं, लेकिन आलमी बरादरी हाथ क्यों नहीं झटकती भारत का? देखिए, आलमी बरादरी हाथ झटकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं झटकती। आपको पता है कि बहुत सारी इस वक्त जो सबसे अहम काम हुआ है पिछले साल हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार दिया था रिलीजियस फ्रीडम के लिए। और हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में ये आवाज फिर से उठी है, सेनेट में हियरिंग हुई है यूएस की। ये तो हो रहा है, इक़्तिदार साहब तो कहते हैं आवाज उठ रही है, बिल्कुल उठ रही है, इसमें कोई शक नहीं। आज पाकिस्तान का तमाम मीडिया से उठा रहा है, खासकर 92 जो है वो कई रोज से आपकी आवाज बना हुआ है, क्योंकि जहां जुल्म होगा वहां पे तो हम आवाज बनेंगे। रविंदर साहब, सुनने में आया है कि बहुत से किसान बेचारे जो है सैकड़ों में बीमार हो गए हैं
और उनको अस्पतालों में भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, उन पर ज़मीन तंग की जा रही है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल 100% ऐसा है। लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को आप बार बार अपील करते हैं। इमरान खान जो है पहले भी हमारा साथी बना था, हमारे लिए वो पाकिस्तान जो है एक मक्का और मदीना है, और हम पाकिस्तान से ही उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए जो है आवाज़ भी उठाएगी, पाकिस्तानी मीडिया हमारे साथ होगा, पाकिस्तानी आर्मी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो है ख़ास तौर पे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उनके ऊपर जो है खानों पीनों में मिलावट की कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो बाबा जी का जो लंगर है वो उस दिन से शुरू है, उस अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलावट कर सकते। उनको बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं दे रहे हैं, और उनको जो है ज़बरदस्ती जो है जेलों में डाले जा रहे हैं, उनके लिए ज़मीन तंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे दिल्ली का जो ज़मीन है उधर ख़ास तौर पे सिखों को नहीं जाने दिया जा रहा वहाँ पे जो उसमें दाखिल होने के लिए। तारीख लिखी जा रही है और आप तारीख के सही हिस्से पर होने चाहिए। राना साहब, हिस्सा जो पाकिस्तान की जानिब से है वो आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे कर सकते हैं, इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं? देखें, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम भारत नहीं है कि हम भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा दें, हम भारत नहीं है कि जो वहाँ पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करें, हम भारत नहीं है जो वहाँ पर जाकर लोगों को ऐसा करे कि पाकिस्तान के अंदर जो वो करते हैं, वो 4-6 लोगों को ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि जनाब इनकी तरफ से है कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करें। देखें, लाखों की तादाद में सिख बरादरी मौजूद है वहाँ पर यासर, और वो खुद कह रहे हैं, और एक पूरे भारत के सिख है, ये सब पंजाब के नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि आओ हमें आके बचाओ। अखलाकी तौर पर पाकिस्तान का हक बनता है, क्योंकि हम हमेशा पाकिस्तान के अंदर देखें सिख बरादरी की कितनी है, बैठे हुए हैं, ये बता सकते हैं किसी एक सिख को कभी नुकसान नहीं होने दिया। उनकी इबादत गाहें, उनके हर चीज़ को यहाँ भी देते हैं। यहाँ तो असम्बलियों के अंदर हम सिखों को नुमाइंदगी देते हैं, यहाँ पर तो वो उनको अपनी तकरीबात में मनाते हैं, उनकी तकरीबात में हम जाते हैं। या सर मैं आज एक चीज़ ब्रेक कर दूँ यहाँ पे, उसको जिसकी तस्दीक अभी इन्होंने की है कि वहाँ पे खाना, बाकायदा नरेंद्र मोदी ने एक रोज़ कबल होने वाले अपनी एक मीटिंग में जिसमें RSS के लोग मौजूद थे, उन्हें कहा गया कि आप लोग उन सिखों के घरों पे हमला कर दें, उनकी औरतों को उठाकर ले जाए। यहाँ तक कहा गया जो सिख यहाँ पे जुलूसों में आए हैं वो घर छोड़ के अपने, उनके बीवी बच्चे बेचारों के वहाँ मौजूद है, कि उनके घरों में जाए, जिस तरह हो सकता है उनको उठा लें, उनके घरों को आग लगा दे। और एक पानी की सप्लाई आज से वो शुरू होने लगी है जिसमें जहर होगा, कई सिख वो पानी पीने से बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने RSS और रा के लोगों के साथ मिलकर ये कह दिया है। ये बहुत खौफनाक साजिश जो है वो हो चुकी है। चीमा साहब, जैसा कि इंकिशाफात कर रहे हैं राना साहब, साजिशें की जा रही हैं एक ऐसी अपनी कौम के लिए कि जो आपके अंदर बस्ती है, बड़ी तादाद है उनकी, मुल्क कौम के लिए खिदमात भी हैं, तो आप अपनी आवाम के लिए इस तरह का रवैया किस तरीके से अपना सकते हैं? पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट जरूर करनी चाहिए, आलमी सतह पर इसकी आवाज जरूर उठानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इससे ज्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय हुकूमत जो है वो इस चीज को इस्तेमाल करेगी उन किसानों के खिलाफ, और एक जो नेशनल सेंटीमेंट है वहां की मेजॉरिटी का, हम भी यही कह रहे हैं। पाकिस्तान अखलाकी तौर पर सपोर्ट कर रहा है। हम दहशतगर्द, इंडिया दहशतगर्द है जो दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, यही बात हम कह रहे हैं। जी, इस चीज का मुझे अंदाजा है, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। पाकिस्तान मॉरल सपोर्ट जरूर करे, और आपको मैं बताता चलूं कि 17 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन पास किया था ऑन द राइट्स ऑफ पेजेंट्स, जिसमें भारत और पाकिस्तान उन 121 ममालिक में शामिल थे जिन्होंने इसको एंडोर्स किया था। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मुखालफत की थी। अब हमारा ये होना चाहिए तरीकाकार कि अक़वाम मुत्तहिदा में कम से कम पाकिस्तान जो है उसके साथ ज्वाइंट सिग्नेटरी है भारत, उसको इस मामले को उठाए, अगर पाकिस्तान उठाना चाहता है कि आपने ये जो है डिक्लेरेशन हमारे साथ ज्वाइंटली साइन किया है, इस पर तवज्जो दें। दूसरी बात, जिस तरह कैनेडियन वजीर आजम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस तरह हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसानों का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। रविंदर सिंह साहब, किसान जो होते हैं वो बुनियादी तौर पे मईशत का पहिया चलाते हैं, और ऐसा मुल्क जो ज़रई सतह पे इन्हसारी पर हो तो उसमें किसानों के हुकूक को नज़रअंदाज किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं इक़्तिदार चीमा साहब को ये अर्ज़ करूं
उनकी खिदमत में कि बाकायदा तौर पे उनके साथ जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं वो मजबूर है कि वो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करे और उनका कोई सहारा ही नहीं है। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो इंडिया में है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का प्रधान है सिरसा, वो हर बात पे पाकिस्तानी हाई कमीशन के, पाकिस्तान में मामूली सी बात होती है वो हर बात पे जाके पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर अपने आरएसएस के गुंडे लेके जाते हैं। आज कहाँ है वो, आज किधर है वो, उसके सोच का है आरएसएस का सोच जो है उनका, वो नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्टर है, सिखों का कातिल है वो। आज वो हम उनकी खिदमत में अर्ज करते कि आओ अपने जो सिखों के साथ जुल्म हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके घरों से उठाया जा रहा है कि वो एहतजाज करने ना जाए, आज कहाँ है वो सपोर्ट, आज कहाँ है उनके लंगर, जो जुल्म जबर का मारा होगा, जिस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते होंगे, वो किसी ना किसी को तो पुकारेगा, किसी को दोस्त बनाएगा। हम अखलाकी तौर पे बैनुल अक़वामी सतह पे इनकी आवाज बुलंद कर सकते हैं, इनकी आवाज को तक़वियत दे सकते हैं, लेकिन आलमी सतह पर भी दीगर कुव्वतों को यह देखना होगा कि भारतीय तर्ज अमल खित्ते के लिए और अपनी आवाम के लिए किस हद तक गलत है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शो के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैक्सीन की फराहमी अब तक हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के लिए वैक्सीन की बरवक्त फराहमी किस तरीके से मुमकिन होगी और वो मुअस्सर कितनी है, इस हवाले से ट्रायल कितने हो चुके हैं, हुकूमत इस हवाले से सोच विचार क्या कर रही है, कितना बजट मुख्तस किया गया है और जितने ट्रायल हुए उसमें से मुअस्सर कितने हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन की आम फर्द तक फराहमी जो है वो कब तक मुमकिन हो सकेगी? बहुत सी बातें ऐसी भी हैं कि अगले साल मिड में जाके ये वैक्सीन आम आवाम तक पहुंचेगी, लेकिन आपके मुताबिक ये जनवरी या फरवरी तक आ जाएगी। तो इसमें किस हद तक सदाकत है? कितनी वैक्सीन ऐसी हैं जिनके ट्रायल हो चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो वैक्सीन को प्रोक्योर करने की कोशिशों में लगी हुई है। जो वैक्सीन हम लोगों के अपने क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसके चाइना की जो वैक्सीन है जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं और तकरीबन 10,000 वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन लग चुकी हुई है। 18,000 का हमारा टारगेट है, जो कि हमें उम्मीद है कि हम दिसंबर के एंड तक अचीव कर लेंगे। तो जो उस सोर्स से जो कैंसिनो बायो की जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके ट्रायल्स मुकम्मल होते, साथ ही जब उसके जैसे रिजल्ट मुरतब होंगे तो चाइना से वो वैक्सीन जो है वो हमारी कोशिश होगी कि फिर उसके बाद जल्द से जल्द हम मंगवा लें। दूसरा सोर्स जो है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज जिनके वैक्सीन जो है वो फाइनल मराहिल में है, उनसे राब्ते में है और हमारी उनसे बड़े फाइनल स्टेजेस के ऊपर है जो डिस्कशन चल रही है और उसके लिए $150 मिलियन का अप्रूवल भी कैबिनेट ने दे दिया हुआ है। तो उसकी हमारी कोशिश है कि वो जैसे ही हफ्ते 10 दिन में उनके पास हमारी एडवांस बुकिंग होती है तो उसके बाद वो फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक, 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक हमें उम्मीद है कि वो वैक्सीन हमें मिल जाएगी। और उसके लिए भी पॉपुलेशन को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है कि स्टेज 1 में हम जो हमारे फ्रंट लाइन के एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इसको तकरीबन 0.5 मिलियन के करीब वैक्सीनेशंस उनके लिए होंगी और जो पॉपुलेशन ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज है 9.5 मिलियन जो है वो लोग होंगे जिनको ये फर्स्ट स्टेज में दी जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है उसमें तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाएंगे और जो 60 ईयर्स से ऊपर की पॉपुलेशन है, और थर्ड स्टेज में जो फिर बाकी पॉपुलेशन है उसमें से लोगों को दी जाएगी। तो इस सारे स्टेज में ज़ाहिर है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर हमें उम्मीद है कि ये अमल हम 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक शुरू कर देंगे। और तीसरा जो प्लेटफॉर्म इस वक्त पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है, जिसमें गावी जो वैक्सीन अलायंस है और WHO के ताउन से जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि हम 20% पॉपुलेशन, और वो भी मैं समझती हूँ काफ़ी बड़ा, कोई तकरीबन 45 मिलियन लोग होंगे जिनको वो हमें प्रोवाइड करेगा कोवैक्स का प्लेटफॉर्म। पर उसको आते हुए मैं समझती हूँ कि हमें 2021 के थर्ड क्वार्टर का आखिर या फोर्थ क्वार्टर की बिगनिंग हो जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर हम ये कह सकते हैं कि जनवरी या फरवरी में ये जो लोग हैं इन्हें वैक्सीन का सिस्टम शुरू हो जाएगा।
देखिए जी, जो मैं सेफली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर का एंड जो है उसमें ये वैक्सीन जो है वो लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी जी। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, वैक्सीन आ जाएगी, शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पूरे मुल्क के, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, ख़ासकर ये PDM के जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी है, आप क्या समझती हैं कि लाहौर में इन जलसे जुलूसों के बाद हस्पतालों में इतनी जगह मुयस्सर होगी कि लोगों को एडमिट किया जा सके? देखिए जी, इस वक्त हॉस्पिटल्स जो हैं वो हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो अपनी कैपेसिटी जो है उसके करीब पहुंच चुके हैं। गो कि अभी कुछ बेड्स अवेलेबल हैं, कुछ वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, मगर वो अब बहुत उनकी तादाद महदूद रहती जा रही है। और इस वक्त हिकमत अमली का तकाजा यही है कि एहतियात की जाए और पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए। इसके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है जिससे ये पता चलता है कि पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ पर भी हो रही हैं वहाँ पर कोविड जो है वो ज़्यादा उसका फैलाव होता है। तो इसलिए मेरी तो यही दरख्वास्त होगी अपोजिशन से, और मैं समझती हूँ कि हुकूमत तमाम इसको इस वक्त उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि इन जलसे जुलूसों को जो है वो थोड़ी देर के लिए मौखर कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपके पिंडी में आप ही की जमात में, डॉक्टर साहब पिंडी में 3 दिन पहले आप ही की जमात के एक रुकन असम्बली जो हैं उन्होंने वहाँ पे एक बाकायदा जलसा किया है, उसमें भी कोई SOPs की पाबंदी नहीं थी। तो जब आपके अपनी जमात के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप अपोजिशन को किस तरह रोक सकते हैं? देखिए जी, अगर हमारी जमात के लोग भी कर रहे हैं तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है, मगर अब मैं समझती हूँ कि कुछ अरसे से हमारे खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ऑर्डर आ गए हैं कि हमारी जितनी हुकूमती जलसे थे वो तमाम मनसूख कर दिए गए हैं और हुकूमत की तरफ से अब कोई बड़ा जलसा जो है, इस तरह की पब्लिक गैदरिंग जो है वो बिल्कुल मना कर दी गई है। तो हमारी तरफ से कुछ अरसा पहले पिंडी में ज़रूर हुआ था, मगर वो कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है। मैं आपको 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर आ गया कि हुकूमत, डॉक्टर साहब मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। जी, वो गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह था। जी बहरहाल ये पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं, चाहे वो हुकूमत करे चाहे वो अपोजिशन करे, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जी। इस वक्त तकाजा यही है कि पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं वो उसको अवॉइड किया जाए। महदूद तादाद में जो NCOC की तरफ से इजाज़त है, उस महदूद तादाद की गैदरिंग्स जो हैं वो SOPs के साथ अगर की जाएंगी तो वो मेरा ख्याल है 200 की तादाद जो है वो NCOC ने अलाउ की है, मगर इससे ज़्यादा की तादाद किसी तरह से भी जो है वो इस वक्त हमारे मफाद में नहीं है जी। तो डॉक्टर साहबा, आप क्या समझती हैं अब तक के जो ट्रायल हुए हैं उसमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो ज़्यादा मुअस्सर पाई गई, और जो पहले कोविड पॉजिटिव रहे हैं उन पे ज़्यादा मुअस्सर असर करती है वैक्सीन, या उनसे पहले अभी कोविड पॉजिटिव नहीं है, एक आम फर्द है अभी इस वबा से बचा हुआ है, उस पे ज़्यादा असर करती है? जी जाहिर है कि जिनके अंदर अभी कोविड ने अटैक नहीं किया है और कोई एंटीबॉडीज़ उनके अंदर मौजूद नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम में वो मौजूद नहीं है एंटीबॉडीज़ जो कि कोविड होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उन्हीं के लिए ये वैक्सीन है। अगर कोविड पेशेंट्स के लिए वैक्सीन नहीं होती है, वो कोविड से बचाव के लिए होती है, तो ज़ाहिर है जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ ये वैक्सीन उन लोगों के लिए है ताकि वो आइंदा मुमकिनात अगर कोई कोविड का एक्सपोजर का है वो उससे बच सके। डॉक्टर साहब, यही सवाल है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव रहा और बाद में रिकवर हो चुका है तो क्या उसे वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है? देखिए जी, ये वायरस चूँकि पहली दफ़ा इस दुनिया में आया है और ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसका हमें इल्म नहीं है, मगर होता ये है कि जब भी कोई कोविड का पेशेंट होता है उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। ये हमें मुख्तलिफ यहाँ पे जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं इस्लामाबाद में, उससे भी हमें पॉपुलेशन की काफ़ी बड़ी तादाद में जिनको पता चला है कि जिनकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, मगर अभी तक हमारे इल्म में ये नहीं है कि ये एंटीबॉडीज़ कितनी देर रहेंगी, ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल, ये अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा, मगर रिसेंटली कुछ केसेस हमारे नोटिस में आए हैं जिनको कोविड कुछ महीने पहले हुआ था, उनमें दोबारा से ये इन्फेक्शन हुई है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये एंटीबॉडीज़ जो है इनकी लाइफ महदूद है और ये कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद जिस्म से ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए एहतियात, जिनको कोविड हो भी गया है वो अपने आप को बिल्कुल ये ना समझें कि वो सेफ जोन में है, ये क्योंकि री इन्फेक्शन के केसेस हमारे सामने आ
रहे हैं। चले तो उम्मीद बेहतर करते ये हैं कि हम जल्द सब अज जल्द एहतियात वैक्सीन करें। की दस्तयाबी पाकिस्तान में हो जाए और आम फर्द तक इसकी फराहमी मुमकिन हो सके और हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव के हवाले से एक रिपोर्ट मंजर आम पे आई है कि अगर बात की जाए कराची की तो मुआशी हब है, वहां पर सबसे ज्यादा मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पर एबटाबाद है। तो दीगर इलाकों में आए रोज बढ़ने वाले केसेस के हवाले से वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है और हकाइक के मंजर आम पे आए, राना साहब से जानेंगे। हकाइक किस हद तक खौफनाक हैं और उन हकाइक से निपटने के लिए हिकमत अमली हुकूमत की क्या है? देखिए यासर, इतनी खौफनाक सूरत पैदा हो चुकी है कि एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है और ये रिपोर्ट जो है ये 4 सूबों से ली गई है और एक मुश्तरका रिपोर्ट बना कर फिर उस रिपोर्ट को आगे हुकूमती हल्कों में भेजा गया है और उसके बाद उस रिपोर्ट पे बाकायदा बहस हुई है और बहस के बाद कुछ फैसले भी हुए हैं। पहले बता दूं, इस रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिस तादाद के साथ मरीज़ आ रहे हैं, कोरोना फैल रहा है और अगर इसको ना रोका गया, अगर लोगों को SOPs पर अमल ना करवाया गया तो अगले 5 से 6 दिन में पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह नहीं होगी। ये लफ्ज़ है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह अवेल नहीं होगी। और ये भी कहा गया है कि जैसे ही सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाएगी इसका फैलाव भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ये भी बिल्कुल वाज़ेह लिखा गया है कि इस तरह लगता है कि जैसे कुछ कुव्वतें बाकायदा प्लानिंग के साथ, इसमें सियासी जमातों का जिक्र भी है कि प्लानिंग के साथ जो है इसके फैलाव में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक खौफनाक सी रिपोर्ट है। उसमें लिखा गया है कि कराची सिंध जो है उसे पहले नंबर पे दिया गया है, पंजाब दूसरे नंबर पे है, KPK तीसरे नंबर पे है और बलोचिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे है। और शहरों में कराची, लाहौर जो है इनके मतलब तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इन जगहों पे तो इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और पहले अगर 1 से 5 लोगों में मुंतकिल होता था या फैलता था, एक रेशो बनाई जाती थी, तो अब 1 से 12 लोगों में जा रहा है। और जब 1 से 12 लोगों में ये मुंतकिल हो रहा है कम अज़ कम, तो फिर रेशो क्या बनती है। और ये भी कहा गया है कि पंजाब और सिंध, इन 2 सूबों के अंदर सबसे ज़्यादा ये लिखा गया है कि पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं। और पब्लिक गैदरिंग्स जो है उनके मतलब कहा गया है कि उन पब्लिक गैदरिंग्स में हर 5वां शख्स जो है खदशा है कि वो कोरोना का मरीज़ है। और इसमें यह भी लिखा गया कि ये ज़रूरी नहीं इस वक्त कोरोना ये हो कि आपको फौरी तौर पर खांसी आना शुरू हो जाए, फौरी तौर पर आपको ज़ुकाम शदीद हो जाए। उन्होंने कहा इस वक्त कोरोना की अलामत थोड़ी सी तब्दील है और जो थोड़ी सी अलामत तब्दील है उससे एक आम आदमी समझता है कि शायद मैं एक पैनाडोल की गोली खाऊंगा उसमें ठीक हो जाऊंगा। ये वाज़ेह सारा कुछ लिखा हुआ है कि यह भी लिखा हुआ है कि जलसे जुलूसों के साथ साथ शादी हाल, शॉपिंग मॉल्स, यहां पर ना सिर्फ SOPs पर अमल भी नहीं किया जा रहा बल्कि SOPs की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। और हुकूमती हल्के जो हैं वो सिर्फ चंद एक जगहों पर जाकर कुछ होटल्स, कुछ चीज़ें सील कर देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बिल्कुल खौफनाक तरीन चीज़ है यासर कि जिसमें कहा गया है कि अगर 5 से 6 रोज़ में यही स्पीड रही तो पाकिस्तान के किसी सूबे में भी अस्पतालों के अंदर जगह नहीं रहेंगी, क्योंकि इस मौसम में नज़ला जुकाम और दीगर बीमारियां भी होती हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त से बचाए। मस्बत केसेस की शरह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 माह पहले तक जहां पर शरह 2% पर थी और अब मौजूदा शरह जो है वो 9.71% पर पहुंच चुकी है। कराची में 21.32% हो चुकी है। तो इसलिए इनफरादी तौर पर हमें SOPs पर अमल करना होगा और बुरे वक्त से बचना होगा। द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।